है। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। देश में कांग्रेस। प्रथम बार हिंदुस्तान पहुंचने पर थोड़ा समय गांधी जी ने घूमने फिरने में बिताया। यह सन 1901 का जमाना था। उस साल की कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। दीन शाह एदलजी बादशाह उसके अध्यक्ष थे। गांधी जी को कांग्रेस में तो जाना ही था। कांग्रेस का ये उनका पहला अनुभव था। वो कलकत्ते पहुंचे। अध्यक्ष आदि नेताओं को नागरिक धूमधाम से ले गए। उन्होंने किसी स्वयंसेवक से पूछा, मुझे कहाँ जाना चाहिए? उसने उन्हें रिपन कॉलेज का पता बताया, जहाँ बहुत से प्रतिनिधि ठहराए गए थे। उनके सौभाग्य से लोकमान्य तिलक भी उसी विभाग में ठहरे हुए थे। जहाँ लोकमान्य हूँ वहाँ छोटा सा दरबार तो लग ही जाता था। गांधी जी ने वहाँ उपस्थित अनेक स्वयंसेवकों से दोस्ती कर ली। उन्हें सेवा का मर्म समझाने का प्रयत्न किया, पर क्योंकि कांग्रेस साल में बस 3 ही दिन को होती थी, इसलिए इन स्वयंसेवकों के स्वभाव में सेवा नहीं थी। जैसे स्वयंसेवक थे वैसे ही प्रतिनिधि भी थे। उन्हें भी इतने ही दिनों की तालीम मिलती थी। वो अपने हाथ से अपना कोई भी काम न करते थे, सब हुक्म चलाते रहते थे। स्वयंसेवक ये लाओ, स्वयंसेवक वो लाओ। इतने लोग थे पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं। गंदगी की हद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। पखाने कम थे और भयानक बदबूदार। जब गांधी जी ने एक स्वयंसेवक को ये सब दिखलाया तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा, जी ये तो भंगी का काम है। गांधी जी ने उससे झाड़ू मांगी तो वो उनका मुंह ताकता रह गया। गांधी जी ने झाड़ू खोजकर पखाना साफ किया, पर सिर्फ अपनी अपनी सुविधा के लिए। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी और पखाने इतने कम थे कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। अब ये उनकी शक्ति से बाहर की बात थी। कुछ ही दिनों में उन्हें कांग्रेस की व्यवस्था का ज्ञान हो गया। कई नेताओं से भेंट हुई। गोखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा आते जाते रहते थे। वो उनकी रीति नीति देखते रहते। वहां समय की जो बर्बादी होती थी उसे भी उन्होंने अनुभव किया। कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। पंडाल का भव्य दृश्य, स्वयंसेवकों की कतारें, मंच पर नेताओं की उपस्थिति, बिल्कुल किसी त्योहार का सा माहौल था। 3 दिन बाद कांग्रेस का ये अधिवेशन समाप्त हुआ, पर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए कलकत्ते में रहकर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जैसे मंडलों से मिलना था। इसलिए वहां 1 महीना ठहरने का विचार किया, पर इस बार होटल में ठहरने के बजाय इंडिया क्लब में अपने ठहरने की व्यवस्था की। इस क्लब में खास भारतीय रहा करते थे। उनसे मेल जोल बढ़ाने के लोभ में वो जुटे रहे। इस क्लब में गोखले हमेशा तो नहीं, कभी कभी बिलियर्ड्स खेलने आया करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि गांधी जी भी कलकत्ते में ठहरने वाले हैं, तो उन्होंने भी उन्हें अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। 1-2 दिन बाद जोहने के बाद गोखले खुद आकर उन्हें अपने साथ ले गए। उनका संकोच देखकर उन्होंने कहा, गांधी तुम्हें इस देश में रहना है, इसलिए ऐसी शर्म से काम नहीं चलेगा। जितने अधिक लोगों के साथ मेल जोल बढ़ा सको तुम्हें बढ़ाना चाहिए। मुझे तुमसे कांग्रेस का काम लेना है। गोखले की बड़ी इच्छा थी कि वो बंबई में ही बस जाएं, बैरिस्टर का काम करें और उनके साथ सार्वजनिक सेवा में हाथ बटाएं। उस समय सार्वजनिक सेवा का मतलब था कांग्रेस की सेवा। उनके द्वारा स्थापित संस्था का मुख्य कार्य कांग्रेस की व्यवस्था चलाना था। गांधी की भी यही इच्छा थी, पर काम मिलने के बारे में उन्हें आत्मविश्वास न था। खुशामद करना उन्हें आता नहीं था। किसी तरह एक दफ्तर किराए पर लिया और फिर घर भी ले लिया, पर ईश्वर ने उन्हें स्थिर न होने दिया। घर लिए अधिक दिन नहीं हुए थे कि इतने में उनका दूसरा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसे काले ज्वर ने जकड़ लिया। बच्चा सारी रात बुखार में जलता रहता था। डॉक्टर की सलाह थी कि इसके लिए दवा बहुत कम उपयोगी होगी, इसे तो अंडे और मुर्गी का शोरबा देने की जरूरत है। गांधी जी बोले, डॉक्टर हम सब अन्नहारी हैं। मेरी इच्छा अपने लड़के को इन 2 में से एक भी चीज देने की नहीं होती। क्या कोई और उपाय नहीं है? डॉक्टर बोले, आपके लड़के के प्राण संकट में है। मैं बहुत से हिंदू कुटुंबों में जाता हूँ, पर दवा के नाम पर तो उन्हें जो भी चीज दें वो ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप लड़के पर ऐसी सख्ती न करें तो अच्छा हो। गांधी जी ने कहा, आपका कहा उपचार तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पानी के उपचारों का थोड़ा ज्ञान है। मैं उन उपचारों को आजमाना चाहता हूँ, पर यदि आप बीच बीच में मणिलाल की तबीयत देखने आते रहेंगे और उसके शरीर में होने वाले बदलाव की जानकारी मुझे देते रहेंगे तो आपका उपकार मानूंगा। उस सज्जन डॉक्टर ने उनकी कठिनाई समझ ली और उनकी प्रार्थना के अनुसार मणिलाल को देखने आना कबूल कर लिया। मणिलाल का बुखार उतरता न था। रात भर वो अंट शंट बकता था। तापमान 104 डिग्री तक जाता था। अब पिता का मन घबराया। यदि बालक को खो बैठा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, बड़े भाई क्या कहेंगे। दूसरे डॉक्टर को क्यों ना बुलाया जाए, वैद्य को क्यों ना बुलाया जाए। अपनी ज्ञानहीन बुद्धि लड़ाने का माता पिता को क्या अधिकार है? ऐसे में जब कुछ नहीं सूझता था तो वो उसके कान में राम नाम का जाप करने लगते थे। धीरे धीरे बालक ठीक होने लगा। मणिलाल का निरोग होना राम की देन है या पानी के उपचार की, अल्पाहार की या सार संभाल की, इसका निर्णय कौन कर सकता है? सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार काम करते रहे। उन्होंने उन दिनों बस इतना जाना कि ईश्वर ने उनकी लाज रख ली और अंत समय तक वो यही मानते रहे। उन्होंने देखा कि उनका धंधा आर्थिक दृष्टि से अच्छा चल निकला था। दक्षिण अफ्रीका के मुवक्किल उन्हें कुछ न कुछ काम देते रहते थे। उन्हें लगा कि ये सही समय है, इस कमाई से उनका खर्च आराम से चल जाएगा। वहीं बसने का निश्चय किया और थोड़ी स्थिरता अनुभव की कि अचानक दक्षिण अफ्रीका से तार मिला, चेम्बरलेन यहाँ आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। उन्हें तुरंत अपना वचन याद आ गया। उन्होंने वापस तार भेजा, मेरा खर्च भेजिए, मैं आने को तैयार हूँ। तुरंत रुपए पहुंचे और गांधी अपना दफ्तर समेट कर रवाना हो गए। उस समय वो ये मानते थे कि जो नौजवान देश में कोई कमाई न करते हों और साहसी हों, उनके लिए परदेश चला जाना अच्छा है। इसलिए वो अपने साथ 4-5 नौजवानों को लेकर गए। उनमें मगन लाल गांधी भी थे। अब समय फिर दक्षिण अफ्रीका की ओर बढ़ने का था।
अब इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिर दक्षिण अफ्रीका। मिस्टर चेम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पाउंड लेने आए थे तथा अंग्रेजों को और हो सके तो बोअरों का मन जीतने आए थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को नीचे लिखा ठंडा जवाब मिला। आप तो जानते हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य सरकार का कोई खास नियंत्रण